नमस्कार, मैं डॉक्टर नागरत्ना गणवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आज मैं एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को पेपर थर्ड का शोध प्रविधि भाग 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट 2 का यूनिट 2 अनुसंधान की समस्या पर आज मैं चर्चा करूंगी। तो आप लोगों को मालूम है कि अनुसंधान क्या होता है। अनुसंधान की समस्या को पढ़ने के पहले हम अनुसंधान क्या है इसके बारे में जानकारी रखना अत्यंत ही आवश्यक है। तो इस चैप्टर में हम अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा देखेंगे। उसके बाद अनुसंधान में जो कार्य होती है, उन पद्धतियों में कौन कौन सी समस्या आती है, अनुसंधान करते समय क्या क्या समस्या आती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम 3 समस्याओं को मूल रूप से देखेंगे इसमें, क्योंकि हमारा चैप्टर है अनुसंधान की समस्या। तो अनुसंधानकर्ता का व्यक्तित्व एवं उद्देश्य भिन्न भिन्न रहता है, ये बड़ी समस्या आती है। और सेकंड नंबर है प्रत्ययवादी की समस्या, विभिन्न विचारों को संगठित करना बहुत मुश्किल होता है, ये दूसरी बड़ी समस्या आती है। और तीसरी बड़ी समस्या आती है तथ्य सामग्री का संकलन करना, संगठन करना और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया संबंधी समस्या। तो इन बातों पर हम आज विचार करेंगे। तो इसके पहले हम अनुसंधान क्या है ये जानकारी रखना अत्यंत ही आवश्यक है। विद्यार्थियों, आप सभी लोग को मैं कहूँगी कि ये बुक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहती है, इसलिए आप नोटबुक निकालिए और नोट करते जाइए। तो हम यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहले अनुसंधान क्यों किया जाता है। तो ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान या रिसर्च कार्य का बहुत ज़्यादा महत्व है, अपरिहार्य है, आवश्यक है। ज्ञान के विभिन्न शाखाओं में रिसर्च का महत्व हम जानते हैं दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक युग में नए तथ्य, नए विचारों का आविष्कार हुआ है। विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति एवं नवीन तकनीकी यंत्रों के विकास के फलस्वरूप सामाजिक क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और हम देखते हैं कि जहाँ वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौतियाँ दी जाती है, वहाँ पर अपन देखते हैं कि उनकी शाश्वतता को खंडित भी किया जाता है, नए नए रिसर्च होते हैं। और वहाँ सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक सिद्धांतों, सामाजिक मूल्यों तथा मान्यताओं में गहन परिवर्तन उसके कारण आना स्वाभाविक सी बात है। इसे युगकारी क्रांति भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं में गहन परिवर्तन आना स्वाभाविक है, इसे युगकारी क्रांति भी कहा जाता है। तो अनुसंधान का उद्देश्य होता है वैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा प्रश्नों के उत्तरों की खोज करना। हम डाटा कलेक्शन करते हैं, उसकी विश्वसनीयता, तार्किकता, लॉजिक की जांच के लिए वैज्ञानिक प्रणालियों का विकास किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में कोरोना वायरस फैला है और ये बहुत ही घातक संक्रमण है, जिस तेजी से पूरी दुनिया में यह दुनिया को ये संक्रमित कर दिया है। इससे मानव जाति को सुरक्षा ये पहली प्राथमिकता है। और दुनिया के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने रिसर्च चालू कर दिया है। और अब हम सब जानते हैं कि देखिए, कहीं पर प्लाज्मा थेरेपी अपनाई जा रही है, कहीं पर मलेरिया की दवा अपनाई जा रही है, कहीं पर देसी जड़ी बूटियाँ अपनाई जा रही है। साथ में अपन देखते हैं कोई बाइक पर सैनिटाइज की मशीन बना दे रहा है। तो हर व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए, समाज को, देश को, परिवार को और पूरी दुनिया को बचाने के लिए नए नए खोज कर रहा है। तो इस खोज का राजनीति विज्ञान में बहुत ज़्यादा महत्व है, सामाजिक विज्ञानों में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो रिसर्च का अर्थ होता है किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज करना,
और उसके लिए सावधानी पूर्वक अन्वेषण अत्यंत ही आवश्यक होता है। और जांच पड़ताल को और ये हम जो जांच पड़ताल करते हैं उसी को अनुसंधान की संज्ञा दी जाती है। श्रीमती यंग कहती हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी वैज्ञानिक योजना होती है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध विधियों के द्वारा नवीन या प्राचीन तथ्यों को ज्ञात करना। हम पुरानी बातों को भी जानते हैं, जैसे हम खुदाई करते हैं तो बौद्ध अपने को बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती है, कहीं पर राम की मूर्तियाँ मिलती हैं, कहीं कृष्ण की कुछ मिलती हैं, कहाँ पर जैसे सिरपुर के हम जानते हैं, सिरपुर में पूरा बुद्धिस्ट वो जो मूर्तियाँ मिली हुई हैं। तो ये सब हम जानते हैं, गुप्त काल में ये मिला तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये मिला। तो ये इस तरह से कई, आप सामाजिक बोलो, पुरातात्विक बोलो, या जीन्स के बारे में बोलो, या वायुमंडल के बारे में बोलो, हम जानते हैं कि व्यक्ति चंद्रमा तक चला गया है। तो इस तरह से खोज की जाती है और इस खोज का ये खोज ही विकास होता है और इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। जीएम फिशर कहता है किसी समस्या को हल करने या एक प्राकल्पना हिपोथेसिस की परीक्षा करने या नए घटनाक्रम या उसमें नए संबंधों को खोजने के उद्देश्य से जो उपयुक्त पद्धतियां होती है, तो उपयुक्त पद्धतियों का सामाजिक परिस्थिति में जो उपयोग किया जाता है उसे ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं, है ना। कोई घटना है, कैसे घटी, डायनासोर्स के बारे में चर्चा करते हैं, पहले मनुष्य कैसा था, उसके बाद उसका कैसे कैसे विकास हुआ। तो ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं और हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज हमने इतना डेवलप कर दिया है, हम चंद्रमा पे क्या कहना चाहिए पहुंच रहे हैं, चंद्रमा पे अपना घर बनाने की सोच रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट है, ये यही विकास है। तो इसलिए रिसर्च किया जाता है। तो ये सारी परिभाषाएं ये स्पष्ट करती है कि सामाजिक अनुसंधान में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है। फर्स्ट नंबर है वैज्ञानिक कार्यक्रम है, ये तर्क प्रधान और क्रमबद्ध विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। कार्य और कारण का घनिष्ठ संबंध होता है। रिसर्च में हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यह सामाजिक घटना से संबंधित रहता है। मनुष्य के व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों, उनकी मनोवृत्तियों, आदतों और भावनाओं से संबंधित होता है। सूक्ष्म छानबीन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस तरह से क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और उसका बहुत अच्छे ढंग से तथ्यों का कलेक्शन करके जो अनुसंधान किया जाता है वो प्रत्येक विषय के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर चूँकि हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं बताना यहाँ पर चाहूँगी कि पहले राजनीति विज्ञान को देखिए, कहा जाता था कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। बाद में कुछ लोगों ने कहा राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। फिर कहा गया कि राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य, सरकार, मानव व्यवहार का नहीं, बल्कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन किया जाता है, सत्ता का अध्ययन किया जाता है, मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे विकास होता है। हम जानते हैं राजनीति विज्ञान में कैसे अनुसंधान हुए। अमेरिका के व्यवहारवादी विचारकों ने इस पर रिसर्च किया और ये कहा कि राजनीति विज्ञान में केवल राजनीति विज्ञान जो है राज्य सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान बहुत बड़ा, बहुत ही विस्तृत है। तो इस तरह से अनुसंधान का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब हम आते हैं कि ये जो हम रिसर्च करते हैं ये तो देश के लिए, मतलब मानव जाति के लिए, देश के लिए, वातावरण के लिए, जीवों के लिए, बीमारियों के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें समस्या क्या आती है, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल नोट करते जाइए। तो अनुसंधान में पहली समस्या है कि अनुसंधानकर्ता का व्यक्तित्व एवं उद्देश्य भिन्न होता है। अनुसंधान करने वाले का, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है और उद्देश्य दोनों ही भिन्न होता है। अतः उनमें समन्वय करने की समस्या उठ खड़ी होती है। किसी विशेष समस्या से संबंधित
विभिन्न विज्ञान होते हैं, अतः एक भौतिक शास्त्री का दृष्टिकोण अधिक होता है, समाजशास्त्री का दृष्टिकोण अलग होता है, अर्थशास्त्री का दृष्टिकोण अलग होता है, राजनीतिज्ञ का दृष्टिकोण अलग होता है। तो इस तरह सबके दृष्टिकोण अलग होते हैं। भौतिक शास्त्री या गणितज्ञ प्रत्येक समस्या को तर्क के आधार पर सुलझाने की कोशिश करेगा और उसके लिए परीक्षण तथा वो प्रयोग करता है। राजनीति विज्ञान में हम देखते हैं चुनाव होते हैं और चुनाव में किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां जीतती हैं। कई बार एग्जिट पोल में भी बताया जाता है कि नहीं कोई और पार्टी जीत रही है, लेकिन वास्तव में ये होता है कि कोई दूसरी ही पार्टी जीत जाती है। तो ऐसा भी होता है। तो ये अनुभव के आधार पर भी बहुत सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। कई बार एग्जिट पोल हम जानते हैं बिल्कुल ही सच होते हैं। तो पहली समस्या थी अनुसंधानकर्ता के भिन्न भिन्न उद्देश्य और भिन्न भिन्न व्यक्तित्व होते हैं और उसके आधार पर विषयों के आधार पर भी अध्ययन किया जाता है। दूसरा है, और ये सारा जो अध्ययन होता है ये परीक्षण और प्रयोग पर डिपेंड करता है। सेकंड नंबर है प्रत्ययवादीकरण की समस्या। प्रत्ययवादीकरण की समस्या, तो इसमें अपन देखते हैं प्रत्ययवादीकरण की समस्या मतलब विश्लेषणात्मक चिंतन के विचारों या यंत्रों को संगठित करना, विभिन्न विषयों के दृष्टिकोणों का उचित प्रकार से समावेश करना। मतलब बहुत सारे विषय हैं, अर्थशास्त्र वाला अलग सोचता है, समाजशास्त्र वाला अलग सोचता है, पॉलिटिकल साइंस वाला अलग सोचता है, जीव विज्ञान वाला अलग सोचता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं विभिन्न विषयों के दृष्टिकोणों का उचित प्रकार से समावेश करना सुगम कार्य बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत सरल नहीं है विभिन्न विषयों का को संगठित करना, क्योंकि न केवल अनुसंधानकर्ताओं में अपितु विभिन्न विज्ञानों में भी उच्च नीच के अवांछनीय क्रम देखने में आते हैं। जैसे अपन देखते हैं राजनीति विज्ञान में आप ले लीजिए, किसी ने कहा राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, किसी ने कहा सरकार का अध्ययन है, किसी ने कहा नहीं राजनीति विज्ञान व्यवहार का अध्ययन, किसी ने कहा राजनीति विज्ञान ये सब तो संस्थाओं का अध्ययन हो गया, व्यवहार का हुआ, लेकिन राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है ना। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि एक मत एक ही विषय में नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही विभिन्न जो विषय हैं उनमें एक मत नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये विश्लेषणात्मक अध्ययन में विशेष तौर पर विभिन्न विचारों को संगठित करना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी का कहना है कि सभी सामाजिक अनुसंधान समान स्तर के नहीं होते हैं। विशेषज्ञों को दल में संगठित होकर कार्य करने की आदत नहीं होती है और प्रत्येक अनुशासन एक प्रकार के कार्य के अंतर्गत एक ही विभाग के इर्द गिर्द अपने स्वार्थों की रचना करने के लिए भी घूमते रहते हैं। तो इस तरह से विश्लेषण की एक बड़ी समस्या होती है। जैसे वर्तमान में भी आप देखेंगे कोई और कुछ कह रहा है, कोरोना जो फैला हुआ है उसके बारे में कह रहा है कि नहीं सरकार को ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन वास्तव में जो अनुभव हो रहा है उसी के आधार पर सरकार बहुत अच्छा डिसीजन ले रही है। घर से मत निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सैनिटाइज का उपयोग करो। तो इस तरह से जो डिसीजन लिया है, बाहर के जो भी सामान लाते पहले साफ रखो, साफ पानी में धो, धूप में सुखाओ, उसके बाद ही यूज़ करो, बाहर से आओ तो किसी को छूना नहीं है। तो इस तरह से साफ सफाई का सारा चीज़ ध्यान रखना है, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। तो ये सब जो है अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। दूसरी तरफ अपन देखते हैं मजदूरों की समस्या आ रही है तो कहीं पर और कोई समस्या आ रही है, तो इस तरह से अध्ययन किया जाता है। इसमें हम देखते हैं उदाहरण के लिए, यदि किसी एक समस्या के समाधान के लिए उस क्षेत्र में सबसे पहले मान लीजिए कि एक समाजशास्त्री आता है, तो वह प्रश्नावली और साक्षात्कार के माध्यम से तथ्य को इकट्ठा करता है और उसके बाद वह स्वयं के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का प्रभाव उस अंतिम रिपोर्ट पर पड़ता है। वो पहले से उसका माइंड सेट है कि नहीं इन लोग ऐसे होते हैं, उन लोग वैसे होते हैं, तो वो उस तरह से रिसर्च करता है। समाजशास्त्री के जाने के बाद हम देखते हैं एक अर्थशास्त्री आता है ना, रिसर्च के लिए एक अर्थशास्त्री आता है। अब ये अर्थशास्त्री
आता है और अपनी प्रक्रियाएं वो अपनाना चाहता है और उस प्रक्रिया को अपनाने के लिए सुझाव भी देता है। समाजशास्त्री ने अलग प्रक्रिया अपनाई, वह कभी कभी ऐसा चाहते हुए भी नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी समस्या में आर्थिक पहलुओं का विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे वर्तमान में स्थिति का आप बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक सामान्य आदमी भी बहुत सोच समझ के इसका उत्तर दे सकता है, लेकिन अनुसंधानकर्ता को तो बिल्कुल सटीक उत्तर देना है हर चीज़ का। उसके ऊपर प्रश्न क्यों, क्या, कैसे, ऐसे तमाम सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको संतुष्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से देखते हैं रिपोर्ट में ऐसी भी बातें आती है जिनको प्रमुख अध्ययनकर्ता पसंद न भी करे। अर्थशास्त्रियों के बाद एक मनोवैज्ञानिक उस स्थान पर आता है, देखिए, है ना। मनोवैज्ञानिक आता है और वो क्या करता है, वहाँ के लोगों के लिए एक अजीब सा व्यक्ति प्रतीत हो सकता है। वो देखता है दूर से, प्रश्न पूछने, उत्तर देने तथा व्यवहार की प्रक्रिया बिल्कुल ही उसकी मनोवैज्ञानिक की भिन्न होती है। उसके लिए विलक्षण व्यवहार को देखकर समस्या में भाग लेने वाले लोग भी सही जानकारी में संकोच करते, पता नहीं ये तो संकी टाइप का है, वो तो दिख रहा है कैसे, कुछ भी बोले जा रहा है, इस तरह से भी कर सकते हैं। जब मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करेगा तो उसमें सत्यता के समावेश होने की संभावना कम रहेगी। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि जब तीनों की तथ्य सामग्री सामने आएगी तब ये समस्या खड़ी होना स्वाभाविक होती है कि उनमें समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जाए। ठीक है, अर्थशास्त्री ने कुछ और सोचा, मनोवैज्ञानिक ने कुछ और सोचा, और भी जो भी रिसर्च वाले आएंगे वो गणितज्ञ और अलग सोचेगा, राजनीति विज्ञान वाला अलग सोचेगा। तो इस तरह से अलग अलग इन लोग अपने रिसर्च का काम करने का ढंग, पद्धतियां अलग अलग अपनाते हैं। मान लिया जाए उनमें समन्वय भी होगा तो भी एक विकट समस्या और खड़ी हो सकती है जिसका समाधान अन्यत्र ढूंढना करीब करीब असंभव सा हो जाता है। जिसका समाधान हम देखते हैं कि हम कई बार देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग फंस जाते हैं कि नहीं, उसने कुछ ये रिसर्च किया लेकिन उसके परिणाम तो कुछ गलत हो गए। ये भी होता है क्योंकि ये तो अनुभव की चीज़ है। कोई चीज़ सक्सेस होती है, कई बार वो सक्सेस नहीं होती है। तो वह यह कि कभी कभी विभिन्न विशेषज्ञों में से एक ही सामग्री को अनुसंधान में अधिक स्थान मिलता है तो दूसरे को मात्र जिक्र कि हाँ इन्होंने ऐसा किया था, इस तरह का होता है। आप देखते हैं तब संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिस विशेषज्ञ के विचारों को कम स्थान मिलता है वह यह दोषारोपण करने की कोशिश करेगा कि उसका कार्य जो है एकदम बेकार है, चाहे वास्तव में उसके कार्य की उपयोगिता बहुत अच्छी हो, उसने बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन कहेगा कि नहीं, मुझे ये मतलब यहाँ पर इन्होंने या तो सेटिंग किसी से किया होगा इसलिए इनका प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ, इस तरह की बातें होती है और भी कई बातें आती है। अतः परस्पर मनमुटाव, घृणा, द्वेष, राग द्वेष की प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं जो कि अनुसंधान के लिए अवांछनीय होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अंतः अनुशासनीय अनुसंधान की कार्य पद्धति को जो समस्याएं हैं उनको समन्वित करना एक कठिन कार्य होता है। कार्य पद्धति की इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रायः कुछ सुझाव दिए जाते हैं। सी राइट्स कहता है कि हमें शैक्षणिक विभागों के निरंकुश विशेषीकरण को दूर करना होगा और अपने कार्य को प्रसंग तथा उसमें भी अधिक समस्या के अनुसार विशेषीकृत करना होगा। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि समस्या को, जो समस्याएं आती है उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अंतः अनुशासनीय अनुसंधान में
अनुसंधानकर्ता को अन्य विज्ञानों की पद्धतियों को ग्रहण करने की रुचि एवं इच्छा होनी चाहिए ताकि समन्वय की समस्या का हल निकल सके, है ना। तो पहले हम देखते हैं कि अनुसंधान में जो समस्याएं आती, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। तो पहली बात ये होती है कि अनुसंधानकर्ता को अन्य विज्ञानों की पद्धतियों को ग्रहण करने में रुचि होनी चाहिए। उन्होंने कैसे अध्ययन किया, उनका कैसे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इसकी ओर इसको एक्सेप्ट करना कि दूसरा वास्तव में बहुत अच्छा कर रहा है क्या, ये देखना, तर्क करना और उसके बाद एक्सेप्ट करना। तो रुचि एवं इच्छा होनी चाहिए ताकि समन्वय की समस्या का हल निकाला जा सके। दूसरा है कार्य पद्धति की समस्याओं को, कार्य की पद्धति जो है उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए अनुशासन युक्त और सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता होती है। सम्मिलित प्रयास किया जाना चाहिए। थर्ड है विभिन्न विज्ञानों के अनुसंधानकर्ता को एक दूसरे के प्रति समझदारी होना चाहिए कि यार उसने तो बहुत ही अच्छा किया था और हम भी अच्छा कर सकते हैं, हम भी इसी पद्धति को अपनाते हैं या हम इससे भी अच्छा करेंगे, इस तरह का होना चाहिए। तो सहानुभूति होना चाहिए, समझदारी का रुख अपनाना चाहिए ताकि वे अपनी अपनी कार्य पद्धतियों को अच्छा बताकर, है ना, उसने जो किया है वो भी बहुत अच्छा किया है और हम भी ऐसा करके देखते हैं या हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की अपेक्षा करने की जो प्रवृत्ति है उसको हटाना होगा, तभी अनुसंधान की समस्या को हम दूर कर पाएंगे। थर्ड है विभिन्न विज्ञानों के अनुसंधानकर्ताओं को एक दूसरे के प्रति अनुशासनात्मक, हाँ ठीक है, हम जो कार्य पद्धति अपनाएंगे, कार्य पद्धति की समस्याओं को दूर करने के लिए अनुशासन युक्त और सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। सब मिलके करना है अनुसंधान, ठीक है। राजनीतिक वाले ने ये किया, अर्थशास्त्र वाले ने, जीव विज्ञान वाले ने इस तरह का रिसर्च किया है, तो हम सबको मिला के हम और कैसे इसको, जैसे देश के विकास, अभी कोरोना से बचाना है तो हम कैसे बचाएंगे। अभी हम जापान की टेक्नोलॉजी, चाइना ने क्या किया, जापान ने क्या किया, इटली ने कितना दिन लॉकडाउन किया, सब ये हमारे अनुभव है और इसके कारण हम बचे हुए हैं। बहुत कुछ कंट्रोल भारत में किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर परस्पर अनुशासन, है ना, समस्या को समझना और समस्या को दूर करने के लिए अनुशासन युक्त और सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता होती है ना। और एक दूसरे के प्रति समझदारी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक दूसरे के प्रति समझदारी करना, सहानुभूति रखना, दूसरे की अपेक्षा न करना, दूसरे को भी महत्व देना होगा, तभी हमारा अनुसंधान जो है बहुत अच्छा होगा, रिसर्च बहुत अच्छा होगा। और फोर्थ नंबर है विशेषज्ञों को विशाल हृदय होना चाहिए। विशेषज्ञों की विशाल हृदयता, उदारता का परिचय देना अत्यंत ही आवश्यक होगा, जिससे वे समस्या के समाधान में अधिक रचनात्मक योगदान दे सकते हैं। उनके समक्ष संकीर्ण उद्देश्य नहीं होना चाहिए। रिसर्च करने वाला बिल्कुल ओपन होना चाहिए, अपने माइंड को संकुचित नहीं रखना चाहिए, उसको ब्रॉड माइंडेड होना, खुले तौर पे रिसर्च करना चाहिए। नहीं तो कास्ट को लेके, तो ये गरीब है, ये इस एरिया के, इस भाषा को मानने वाले, इस तरह की का नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं, यहाँ पर कहा गया न ही क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अपनी पद्धतियों को सुरक्षित रखना चाहिए, केवल अपने क्षेत्र तक ही रिजर्व नहीं रखना चाहिए, न ही राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में कुछ भी योग नहीं दे सकेंगे, इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमारा जो भी रिसर्च हो बहुत शानदार होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, बिना भेदभाव के होना चाहिए, जनहित के लिए होना चाहिए, तो हमारा रिसर्च बहुत अच्छा होगा और जो समस्याएं आ रही हैं रिसर्च में वो दूर होंगी। उनकी विभिन्न समस्याओं की कार्य पद्धति में समन्वय होना चाहिए। विभिन्न जो समस्याएं हैं ये क्यों आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे दूर किया जाए, क्यों, क्या, कैसे, कौन, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होना चाहिए और एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए मानव का विकास, समाज का विकास, देश का विकास। तो इस तरह से कार्य पद्धति में समन्वय तथा एकीकरण की क्षमता होनी चाहिए। अंत में हम कह सकते हैं कि देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं को ये उपरोक्त उपायों से को अपनाकर रिसर्च के हम सारे प्रॉब्लम को
बहुत अच्छे ढंग से दूर कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि अंत अनुशासनीय और अनुसंधान जो है, हमारा रिसर्च जो है, रिसर्च की जो पद्धति है, मेथड्स है, की कार्य पद्धति की समस्याओं से, मतलब कोई भी रिसर्चर, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊंगी, कोई भी रिसर्च करने वाला वो अनुसंधान की समस्या से भयभीत नहीं होना चाहिए। न ही पहले से अपना मेंटल सेटअप रखे कि नहीं ये एरिया है, इन लोग ये पीने वाले हैं, इन लोग गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं है, या इन लोग क्या कहना चाहिए उच्च कुल, मतलब ऊंचे लोग हैं, अमीर लोग हैं, इस तरह, या इंग्लिश बोलने वाले हैं, मतलब किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। किसी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और चुनौतियां हैं रिसर्च के सामने, तो अपन जानते हैं बहुत चुनौतियां हैं, संगठित होकर इसका सामना करना चाहिए, तभी अनुसंधान वैश्विक होगा, उपयोगी होगा और पूरे मानव जाति के लिए इससे फायदा होगा। वैसे वर्तमान में देखो, पहले भी कहा गया है कि अगर आप पेड़ों को नहीं बचाएंगे तो वो दिन दूर नहीं रहेंगे कि आपको पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना होगा। अब आप देखिए कि स्थितियां कैसी आ रही हैं कि पर्यावरण की खराबी के कारण कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लोग समय के पहले हार्ट अटैक, कैंसर, तमाम सारी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हम लोगों को पर्यावरण को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। वर्तमान में तो अपने आप को घरों में रहना है, कोरोना के जो महामारी से बचने के लिए मास्क लगा के चलना है, बिना कारण के बाहर घूमना नहीं है और बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, सफाई से रहना है, सैनिटाइज करते रहना है, साबुन से हाथ धोते रहना है। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, इस पर और भी रिसर्च करिए। और रिसर्च वास्तव में बहुत अच्छा है। हमारे पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च कर हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तो चाहे चुनाव पद्धति पर हो, दबाव समूह हो, या अपन देखते हैं कि सरकार के काम हो, बहुत जगह हम रिसर्च कर हम बहुत अच्छे परिणाम ला सकते हैं। लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे उसमें और ज़्यादा मजबूत होगा, इस पर हमें रिसर्च करना चाहिए। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये शोध प्रविधि की बहुत सारी बुक्स है, सिन्हा जी की है, BM जैन की है, अनुसंधान करके, राजनीति विज्ञान में अनुसंधान, शोध प्रविधि करके बुक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। और मैंने प्रक्षेपी प्रविधि भी बताया है, इसको आप लोग ज़रूर देखिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए। और आप एक चैप्टर और भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, सारणी बताऊंगी, तो वो आगे के चैप्टर में बताऊंगी। तो धन्यवाद।